गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था, होपफुली आप लोग करके आए होंगे। कौन कौन नहीं करके आया हैंड रेस करो सालिया। 2 3 4 5 6 7 8। क्यों नहीं करके आए आप? तो मतलब छुट्टी हो गई हूँ। हाँ, क्यों नहीं किया बेटा? आया नहीं? अच्छा, क्यों? क्या दिक्कत आ रही थी? जिसको भी दिक्कत आ रही थी प्लीज़ वो यहीं रुकेंगे और दिक्कत कंप्लीट करके जाएंगे। इट मीन्स जो लोग होमवर्क करके नहीं लाए हैं पहले तो वो अपनी होमवर्क की नोटबुक अंदर रखें और वो क्लासेस के बाद होमवर्क यहीं से कंप्लीट करके लेके जाएंगे। आप लोग मुझे चेक कराओगे, उसके बाद घर जाओगे, ठीक है? जो मुझे बिना बताए चेक कराए चला जाएगा वो नेक्स्ट डे क्लास में मैं उसको बैठने नहीं दूंगा, ठीक है? ओके। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, और कल हमने स्टार्ट कर दिया था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का थोड़ा सा समरी दे दूं मैं। हमने बात करी थी कि लेजर्स के जो बैलेंस होते हैं उसकी अपन समरी बनाते हैं, एक तरीके से इंडेक्स बनाते हैं जिसमें लेजर के सारे ही अकाउंट आएंगे और 2 अमाउंट के कॉलम आएंगे, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। जिसका बैलेंस डेबिट का होगा वो डेबिट कॉलम में लिखेंगे, जिसका क्रेडिट का होगा वो क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। तो कल हमने एक बच्चों वाली बात ऑब्जर्व करवाई थी कि यार जब लेजर से आप बैलेंस उठाओ तो क्लोजिंग बैलेंस उठा रहे हो तो खास ख्याल रखना क्लोजिंग बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो वो कहलाता कौन सा है? डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड लिखा हुआ है तो क्या कहलाता है? क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। लेकिन ओपनिंग बैलेंस में ऐसा नहीं होता क्योंकि क्लोजिंग का क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग में जो बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा हुआ है वो ओपनिंग में कहाँ आ जाता है? डेबिट साइड। तो जो ओपनिंग का डेबिट बैलेंस है वो तो डेबिट ही कहलाता है, क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट ही कहलाता है। ये बात सबको समझ में आ गई थी कल? हाँ, कि क्लोजिंग बैलेंस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ये बात समझ में आ गई थी। फिर हमने ये बात करी थी कि यार ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आपको क्वेश्चन में लेजर गिवन हो, मतलब जो बात अपन सीख रहे हैं वो एग्जाम में अप्लाई हो, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको लेजर नहीं आएगा बना हुआ और आपको उससे ट्रायल बैलेंस बनाओ, इतना पेज वो लोग खर्च कर नहीं सकते। तो फिर सर वो क्या करेंगे? वो तो एक लिस्ट दे देंगे जिसके सामने उनके बैलेंसेस रखे होंगे। आपको क्या पहचानना है कि ये जो लिस्ट है इसमें जो अकाउंट्स है ये हमारे लिए असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है। अगर असेट है तो उनका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। लाइबिलिटी है तो क्या होगा? क्रेडिट। इनकम है तो क्या होगा? क्रेडिट। एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट। लेकिन फिर मैंने पहचान कराई थी 3 धोखेबाज लोग जो ना असेट है, ना लाइबिलिटी है, ना इनकम है, ना एक्सपेंस है। कौन कौन है वो? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स। तो फिर सर इनका क्या करेंगे? ये तीनों चीज़ आप अपने प्रिंसिपल अकाउंट से रिलेटेड होती है। परचेज रिटर्न रिलेटेड है परचेजेस से, सेल्स रिटर्न सेल्स से, ड्राइंग्स रिलेटेड है कैपिटल से। तो इनके प्रिंसिपल अकाउंट जिस कॉलम में जा रहे हैं ये उसके अपोजिट कॉलम में चले जाएंगे। जैसे परचेज रिटर्न किससे रिलेटेड है? परचेजेस से। परचेज क्या है आपके लिए? एक्सपेंस। कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। तो परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स जाएगा क्रेडिट साइड, तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड। ड्राइंग्स कैपिटल से रिलेटेड है, कैपिटल जाएगा क्रेडिट साइड, तो ड्राइंग्स जाएगा डेबिट साइड। हो गया, सारी चीज़ें हो गई थी। एंड में प्रथम ने क्वेश्चन पूछा था सर क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा। तो अभी 15 मिनट में अपन सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक डिस्कस करेंगे। पहली बात, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं होता। क्यों? आपको ये तो पता है ना कि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं होता। वो अलग से अपन नोट्स के रूप में ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ ₹50,000, ये अलग से लिखते हैं अपन। ऐसा क्यों करते हैं? मीन्स ये 11th क्लास का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में क्यों शो नहीं होता। बताया तो ज़रूर होगा, गारंटीड। जिसने ही पढ़ाया उसने ज़रूर बताया होगा, आप लोग भूल गए हो। बोल प्रथम, मैं तो बहुत अच्छे से बताता हूँ, बहुत देर तक डिस्कस भी करता हूँ। नहीं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो लेकिन वर्डिंग्स थोड़े गलत है।
डायरेक्शन बिल्कुल सही है, रीज़न ऑलमोस्ट आसपास ही है, अपने आप कैलकुलेशन हो जाती है वो गलत है, ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है वो सही है। अब इस वाली लाइन को थोड़ा सोचो, ये कह रहा है सर ओपनिंग स्टॉक भी आ जाता है, परचेज भी आ जाता है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है, अपने आप कैलकुलेट कुछ भी नहीं होता। ट्रायल बैलेंस में वही आता है जिनके अकाउंट्स बने हुए होते हैं, नहीं क्लोजिंग स्टॉक का भी अकाउंट बनता है। जिसके पीछे भी आपने अकाउंट वर्ड लिख दिया ना, उसका अकाउंट बनता है। या फिर मैं यूँ कहूँ, जर्नल से लेके फाइनल बैलेंस शीट तक आप जितनी भी आइटम्स यूज़ करते हो ना, सबका अकाउंट बनता है। आपको इवन जर्नल एंट्री भी सिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, याद है आपको एंट्री? बाद में चलेंगे अपन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब सीखेंगे भले ही एंट्री। टीना एक तो मुंह बंद कर ले और अगली उबासी नहीं लेना, है ना? ओके, नेक्स्ट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, तो मेरे को एक बात बताओ, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको सिंपल सी। मैं 10 लाख रुपीज़ का माल खरीद के लाया, तो जो 10 लाख रुपीज़ का मैं माल खरीद के लाया उसको टीना में क्या कहूँगा? जो गुड्स मैं परचेज करके लाया उसको मैं कौन से अकाउंट में लिखूँगा? सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स मत सोचो। मैं 10 लाख रुपीज़ के गुड्स परचेज करके लाया, मैं जर्नल एंट्री क्या पास करूँगा बेटा? श्रुति, जर्नल एंट्री क्या पास होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मतलब जो भी मैं 10 लाख रुपीज़ का माल खरीद के लाया उसको मैं कहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा? परचेजेस अकाउंट में, ठीक है। अब उस 10 लाख रुपीज़ में से 8 लाख का माल मैंने बेच दिया, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का रहा? 2 लाख। अब यही वो 2 लाख है जो मैं ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करता हूँ। बताओ क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज में इंक्लूडेड है। माल तो मैं 10 लाख का ही खरीद के लाया था ना, तो यहाँ पे मैं जो परचेजेस अकाउंट लिख रहा हूँ उसके आगे तो मैं पूरा 10 लाख रुपीज़ ही लिख रहा हूँ। अब उसमें से 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बच गया और उस क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा से मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, तो माल तो 10 का ही आया था, ये तो 12 का हो जाएगा। तो हम क्लोजिंग स्टॉक पर ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो अमाउंट ऑलरेडी परचेज में इंक्लूडेड रहता है। अब अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक अलग से ट्रायल बैलेंस में मेंशन करना है तो पहले आप अपने परचेज को क्या करो? एडजस्ट करो। अब इसका लॉजिक क्या है? हमने यूं पढ़ा है कि जिसका बेनिफिट इस साल में मिले वो एक्सपेंस और जिसका बेनिफिट अगले साल में मिले वो असेट। यही है। आप 10 लाख का माल खरीद के लाए, पूरा का पूरा आपने किस में लिख दिया? परचेज में। क्या सोच के कि ये माल मैं खरीद के लाया हूँ, इसी साल बिक जाएगा, बेनिफिट इसी साल मिल जाएगा, तो ये क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। लेकिन उसमें से 2 लाख का माल बिका नहीं आपका, वो रह गया। अब वो कब बिकेगा? अगले साल, है ना? वो कब बिकेगा? अगले साल। तो 2 लाख का माल अब क्या बन गया आपके लिए? असेट। इसका मतलब खर्चा कितने का रह गया? ओनली 8 का। बेनिफिट कितने का मिला? सिर्फ 8 का। तो उस 2 लाख को जिसको आपने परचेज में इंक्लूड कर रखा है, खर्चा मान रखा है, अब वो खर्चा नहीं, अब वो क्या बन गया आपके लिए? असेट। तो या तो आप इस खर्चे को कम करो, इसको लेके आओ 8 लाख पे, खर्चा कम करो और असेट इंक्रीज करो। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आपने खर्चा कम किया ही नहीं है, अभी तो आपने परचेज पूरे कितने से लगा रखा है? 10 लाख से। इसलिए मैं क्लोजिंग स्टॉक को अलग से शो नहीं करता। लेकिन अगर क्वेश्चन में, प्लीज़ यहाँ देख के समझो, प्लीज़ कह रहा हूँ मैं, अगर आपने परचेज को एडजस्ट कर दिया है और क्वेश्चन में लिखी हुई है एडजस्टेड परचेज, इसका मतलब वो 2 लाख रुपए माइनस कर चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो कौन सी वाली वैल्यू है? 8 लाख वाली। अब अगर 8 लाख वाली वैल्यू गिवन है, खर्चा कम हो चुका है, तो आपको अब असेट भी ट्रायल बैलेंस के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा। सारे लॉजिक समझ में आए आपको? मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, सारी चीज़ें नटशेल में बता रहा हूँ, प्लीज़ मेरी तरफ देख के सुनो। आप 10 लाख का माल परचेज करके लाए, उसमें से 8 बिक गया, 2 रह गया। आपने पूरे 10 लाख को एक्सपेंस में लिख रखा है, आपने यहाँ पे 10 लाख पूरा लिख रखा है। इस 10 लाख में वो 2 लाख रुपीज़ इंक्लूडेड है क्लोजिंग स्टॉक के,
इसलिए मैं क्लोजिंग स्टॉक को अलग से यहाँ पे मेंशन नहीं करता, उसको मैं ट्रायल बैलेंस के बाद में दिखाता हूँ, है ना। ये बात तो समझ, ये आम जिंदगी। लेकिन अगर मैंने उस परचेज के 10 लाख को 2 लाख से एडजस्ट कर दिया, ये एंट्री पास कर दी कि 2 लाख मेरा खर्चा नहीं है, ये तो क्या है, असेट है, तो वो परचेज क्या बन जाता है, एडजस्टेड परचेज। अब ट्रायल बैलेंस में कितना अमाउंट इंक्लूडेड है, 8 लाख, तो अब आप क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में लिख सकते हो। या फिर 100 बातों की एक बात, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, नहीं तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज में इंक्लूड हो रखा है। ये वाली लाइन आपका आंसर होना चाहिए। अगर कोई भी आपसे पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता, तो हम तो पहले उसको ही बोलेंगे, किसने कहा नहीं आता, आता है। कब आता है, जब क्लोजिंग स्टॉक परचेज में से एडजस्ट हो जाता है, तब क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में आता है। मीन्स वापस से मैं लाइन रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हें याद कराने के लिए कि अगर एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, और अगर एडजस्टेड परचेज नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज में इंक्लूडेड है। डन, समझ में आया। ट्रायल बैलेंस हमारा ख़त्म हुआ यहाँ से। आप लोगों ने जिन्होंने कल का लेजर का क्वेश्चन पूरा ट्राई किया, सब्सिडरी बुक्स वाला, जिसमें आपने सब्सिडरी बुक्स भी बना दी, लेजर भी बना दी, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया कि नहीं बनाया, ट्रायल बैलेंस किस किस ने ट्रायल बैलेंस बना दिया, प्लीज़ हैंड रेज करो। 1 2 3 4 5, बस। तो बाकी सब ने कहा कि हम होमवर्क करके लाए हैं। बेटा याशिका कहाँ तक करके लाई, क्या रह गया, लेजर बन गया, फिर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। हाँ, वो मैच मैं करा दूंगा। लेजर और ट्रायल बैलेंस बाकी है, पूनम बाकी है। सालिया कितना बाकी है तेरा, जर्नल प्रॉपर मैच नहीं हो रहा था। बेटा जर्नल प्रॉपर कभी मैच नहीं करना होता, जर्नल प्रॉपर मैच होगा ही नहीं कभी। हो सकता है हम किसी चीज़ को सिंगल एंट्री में पास कर रहे हो, बुक वालों ने उसकी डबल एंट्री कर रखी हो, तो उनका टोटल कम ज़्यादा हो सकता है ना। तो जर्नल प्रॉपर मैच करने की टेंशन मत लिया करो आप। श्रुति तो टीना आप करके लाए, ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं है कि मैच नहीं हो रहा है, बनाया नहीं है, ठीक है। आप दोनों नहीं करके लाए, और एक कहाँ तक करके लाए थे, बस जर्नल प्रॉपर भी नहीं बना, कहाँ तक करा हसन, बना ली हुसैन, मैच नहीं हो रहा, हो गया मैच, मैच नहीं हो रहा, हो गया, करा ही नहीं, एक कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा तूने। हाँ 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 बेटा, अगर हम कोटा में हैं तो क्लास है, तो भले ही भारत बंद हो या इंडिया बंद हो या राजस्थान बंद हो या कोटा बंद हो, कुछ भी हो, मैं कोटा में हूँ तो क्लास है। अपन लोग नीचे गेट लगा के ताला लगा के भी ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। फाउंडेशन में तो फाउंडेशन और आईपीसी से 11th-12th में हम खुशी खुशी छुट्टी देते हैं, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। लेकिन फाउंडेशन और आईपीसीसी में तो इवन फाउंडेशन आपकी स्टार्ट नहीं हुई थी, आईपीसीसी वालों को तो गर्मियों की छुट्टियां भी नहीं मिली। जो 15-20 दिन क्लासेस बंद रही, उसमें भी आईपीसीसी वाले तो पढ़ने आए थे। अब चलते हैं अपन अगले चैप्टर पे। अब अगला चैप्टर कौन सा रहा, ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। वो नहीं पढ़ेंगे अपन, बाद में पढ़ेंगे उसको अपन। मैं आपको 4-5 ऑप्शन दे देता हूँ, जो आप पसंद करो वो पढ़ लेते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, ये 4 आपने पढ़ रखे हैं, इसलिए इन 4 में से कोई सा भी चूज़ कर लो। सबसे पहला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कौन कौन है? अगर आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हैंड रेस कर दिया तो फिर किसी और में नहीं करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हाँ चलो कर लेना, उसमें भी कोई बात नहीं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बाद बीआरएस,
BRS के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ही पढ़ना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कौन है 9? अच्छा, वैसे भी डेप्रिसिएशन अपन नहीं पढ़ सकते जब तक आप लोगों के पास मॉड्यूल नहीं आ जाता, क्योंकि आपने 11th क्लास में जो डेप्रिसिएशन पढ़ा है उसमें सिर्फ 2 मेथड थे, SLM और WD। इसमें 7-8 मेथड है अलग अलग, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जो बाकी के 4-5 मेथड है ना, वो बहुत सिंपल है। मतलब एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमें वहाँ से करने पड़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन तो गया, बाकी तो के 2 क्या पढ़ना पड़ेगा अपन को? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपके टाइप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मतलब DK गोयल साहब तो यहाँ रह जाएंगे, ICI वाले उसको यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। मॉड्यूल कोई लाया है क्या आप में से? मिल गया बेटा। अब प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना। अब से आप CA फाउंडेशन का रियल टेस्ट चखोगे और चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने लग जाएगी। ट्रायल बैलेंस तक तो कुछ भी नहीं था सिखाने लायक, बस ये सिर्फ रिवीजन था। लेकिन अब जो हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वो आप अपनी 12th क्लास की जर्नी के अंदर भूल चुके हो, ठीक है। ये आपने 1 साल पहले पढ़ा था, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा, 101% आप भूल चुके हो। अब आपको सारी चीज़ें वापस से याद दिला दी हैं और अब जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मीन्स अब किसी भी तरीके की कोई ट्रिक नहीं चलेगी, किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। जिसके डेबिट और क्रेडिट के फंडे स्ट्रॉन्ग होंगे वही ये चैप्टर पढ़ पाएगा। या फिर मैं कहूँ 2 चीज़ें, एक आपको डेबिट क्रेडिट अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब डेबिट क्रेडिट में आपका असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस का इंक्रीज़ और डिक्रीज़, और डेबिट और क्रेडिट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो वो सन ऑफ अकाउंटिंग टेप वहाँ दीवार पे बनी हुई है, ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या असेट है, क्या लायबिलिटी, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है। और दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए ना, वो है अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा का पूरा, कि ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस तक कहाँ से होके गुजरता है और कैसे पहुँचता है। क्या पहले जर्नल में रिकॉर्ड होगा तो कैसे होगा, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, फिर वो जर्नल से कहाँ जाएगा, लेजर में पोस्ट होगा, तो लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है, फिर लेजर की बैलेंसिंग कैसे होती है, फिर उस बैलेंस को अपन ट्रायल बैलेंस में कैसे लेके जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको कंसेप्चुअली याद होगा तो ही आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स समझ सकते हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की कोई बाउंडेशन नहीं है। गलती होने का कोई ईमान धर्म नहीं होता। गलती किसी भी एक्सटेंट की, कितने भी अमाउंट की, कुछ भी हो सकती है। आपको ये समझना है। पहला, मैं 2 चार्ट बनाऊंगा। पहला चार्ट, पहली बात आपको ये समझनी है कि गलती किस नेचर की, टाइप्स ऑफ एरर, कि कौन सी गलती हुई। दूसरा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि गलती कौन सी स्टेज पे हुई और हम उसको किस स्टेज पे रेक्टिफाई करने वाले हैं। मतलब गलती कौन सी स्टेज में हुई, मतलब क्या गलती रिकॉर्डिंग में हुई, या गलती क्लासिफिकेशन में हुई, या गलती समराइजेशन में हुई। ये तो पहली बात कि गलती कहाँ पे हुई, जर्नल में, कैश बुक में, सब्सिडरी बुक में, या लेजर में, या ट्रायल बैलेंस में। ये गलती कहाँ पे हुई। और दूसरा, गलती कहीं भी हुई हो, आप उसको कहाँ पे रेक्टिफाई कर रहे हो। आप उसको कहाँ पे रेक्टिफाई कर रहे हो, मतलब अभी तो सिर्फ रिकॉर्डिंग ही हुई थी, आप रेक्टिफाई कर रहे हो। या फिर सर रिकॉर्डिंग हो के क्लासिफिकेशन ही हुआ था, आप रेक्टिफाई कर रहे हो, तो दोनों के रेक्टिफिकेशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। सर लेजर के बैलेंसेस तो क्लोज हो गए, हमने तो ट्रायल बैलेंस बना दिया, और अगर ट्रायल बैलेंस बना दिया तो फिर जो रेक्टिफिकेशन करोगे उसका नेचर बिल्कुल अलग होगा, रेक्टिफाई करने की टेक्निक ही बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी, है ना।
या फिर 2 नहीं, मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक करूं? क्या गलती है, कहाँ गलती है और कब हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं? क्या, कहाँ और कब, तीनों चीज़ों पे डिफर करता है आपका रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस। पहले चैप्टर के नाम को डिस्कस कर लेते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर मतलब आपने अकाउंट्स में कोई क्या कर दी है, गलती कर दी है, आप उसको क्या कर रहे हो, रेक्टिफाई कर रहे हो। अब ज़रा समझना, अकाउंट्स में गलती और हमारी डेली लाइफ में गलती में बहुत फ़र्क है। आपकी नोटबुक में आपसे कोई गलती होती है, आप उसको फटाफट से कट कर देते हो, पेंसिल से लिखा हुआ होता है तो रब कर देते हो, या फिर उसको घोट के उस पर ओवरराइट कर देते हो। करते हो कि नहीं करते हो? यही 3 टेक्निक है आपकी गलती सुधारने का। या तो आप कट करके दोबारा लिखोगे, या फिर आप इरेजर या वाइटनर का यूज़ करके उसके यूपर लिखोगे, या फिर आप उसी को घोट के दोबारा करेक्ट कर दोगे। मतलब एग्जाम्पल, मैंने ये 0 लिख दिया और मेरे को पता पड़ा कि ये तो 8 लिखना था, तो मैं तो यूँ कर दूंगा, और समझने वाला समझ ही नहीं पाएगा ये 8 को 0 किया है कि 0 को 8 किया है। मीन्स हम बहुत बार स्ट्राइकिंग, ओवरराइटिंग और ओवरलैपिंग को यूज़ करते हैं, जो तीनों ही चीज़ अकाउंटेंसी में अलाउड नहीं है। ना आप वहाँ पे स्ट्राइक करके दूसरा अमाउंट लिख सकते हो, ना आप वहाँ पे ओवरराइट कर सकते हो, ना ओवरलैप कर सकते हो। बताओ क्यों? मेन सर, अगर ये सब चीज़ें अलाउड हो ना, तो फिर मैन्युपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो ये कह रहा है ना सर, वो उसका ओनर सोचेगा कि इसने हिसाब में कोई ना कोई झोल कर रखा है। झोल करा कि नहीं करा, पर उसके पास झोल करने की पावरफुल आ गई। जब अकाउंट्स चेक करने की बारी थी, तब तो उसने ओवरलैपिंग या ओवरराइटिंग करके कुछ लिख दिया, लेकिन उसके बाद जब वहाँ पे वापस चेकिंग हो गई, उसके बाद फिर उसने कुछ और कर दिया। या फिर आपके पास बैक डेट में जाके अकाउंट्स को चेंज करने की पावर आ गई आपके पास। हाँ, जैसे अगर मैं कहूँ, मैनुअल में और कंप्यूटराइज में बहुत फ़र्क होता है। मैनुअल में तो आपने कोई चीज़ लिख दी, तो उसको तो आप वैसे भी ओवरराइटिंग, ओवरलैपिंग और स्ट्राइकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अमाउंट्स का इफ़ेक्ट बहुत दूर तक आता है। आपने एक 0 चेंज किया तो हर पेज के टोटल पे 0 चेंज करना पड़ेगा, लेजर में 0 चेंज करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस में 0 चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक अमाउंट के चक्कर में आपको दुनिया भर के न जाने कितने अमाउंट्स क्या करने पड़ेंगे, टोटल्स के चक्कर में चेक करने पड़ेंगे मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन कंप्यूटराइज में इतना लफड़ा नहीं है। कंप्यूटराइज में तो क्या होता है कि मैंने किसी डेट की एंट्री गलत पास कर दी है, तो उसी एंट्री को जाके मैं करेक्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल, राम को गुड्स सोल्ड करे 1000 के, एंट्री पास कर दी 10,000 से। कौन सी तारीख को? 1 जनवरी को। अब जब राम के साथ हिसाब हो रहा था, तब पता पड़ा कि यार मैं इससे 10,000 मांग रहा हूँ, ट्रांजेक्शन तो 1000 का ही है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट उस 1 जनवरी वाली एंट्री पे जाऊँगा और उसका अमाउंट 10,000 से 1000 करेक्ट कर दूँगा। कंप्यूटराइज सिस्टम अपन को अलाउ करता है ना? कंप्यूटराइज सिस्टम अपन को अलाउ करता है, मैं कर सकता हूँ। और मुझे कोई इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी कि उसके 1000 के चक्कर में जर्नल का टोटल चेंज करना पड़े, लेजर का टोटल चेंज करना पड़े। सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम अपने आप ही कर लेता है। फिर भी ये अलाउड नहीं है एज पर अकाउंटिंग कंसेप्ट, एज पर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। ये चीज़ अलाउड नहीं है। कैसे? कि मान लो ट्रांजैक्शन 10,000 का ही हुआ हो और इसने उससे पैसे रिसीव करने के लिए तो एंट्री 10,000 की करी हो और उससे रिसीव 10,000 नहीं करा हो, लेकिन बाद में फिर पीछे जाके उसका 1,000 कर दे तो, और 9,000 अपनी जेब में रख ले तो ये मैनिपुलेशन क्या होता है? ये तो मैनिपुलेशन हो गया। उसके पास पावर आ गई कि वो बैक डेट में जाके सब कुछ चेंज कर सकता है। जब मैंने अकाउंट्स चेक किए तब तो एंट्री 10,000 से ही थी, सारे बैलेंसेस तब तो 10,000 की वजह से बिल्कुल क्या हो गए, मैच हो गए। उसने मेरे को कैश मैच करा दिया, मैंने साइन कर दिया। अब उसके बाद फिर वो बैक डेट में जाके 10,000 की चीज़ को 1,000 कर दे तो, और 9,000 वापस से अपनी जेब में रख ले तो यार ये तो मीन्स उसके पास बहुत सारी पावर आ गई। ऐसा तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा तो वो न जाने कितनी चीज़ें कर सकता है। प्लस मैं अकाउंटिंग में सारे अकाउंट्स चेक करके गया, सारी चीज़ें साइन करके गया। किसी बेवकूफ़ ने गलत डेट पे एंट्री पास कर दी तो सारे बैलेंसेस वापस चेंज हो गए।
अब मैं कह रहा हूँ कि यार कल को मैं बैलेंस शीट साइन करके गया हूँ, उसका टोटल एक्स आ रहा है, और आज मैं आके वापस अकाउंट चेक कर रहा हूँ तो आज तो बैलेंस शीट का टोटल वाई आ रहा है, तो फिर कहाँ गलती हो गई? फिर से वापस पूरा जाके चेक करो, है कि नहीं? तो यार कंपनीज में पता है क्या होता है, एक बार चीज़ें चेक हो गई या एक बार एंट्रीज हो गई तो उसके बाद वो डेटा क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये अलाउड भी नहीं है। अगर हम चेंज करने की पावर दे दें तो उसके पास बहुत सारी अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने की पावर आ जाती है। तो कहीं पे भी ये ओवर राइटिंग, ओवरलैपिंग और स्ट्राइकिंग अलाउड नहीं है। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो गलती को एक्सेप्ट करो, और उस गलती की वजह से जो इफेक्ट हुए हैं उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आप एक नई एंट्री पास करो। एग्जाम्पल, आपकी 1000 की सेल की एंट्री कितने की पास हो गई है? 10,000 की एंट्री पास करनी थी। राम अकाउंट डेबिट टू सेल 1000। आपने ये एंट्री कितने से पास कर दी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। तेल लेने गया अकाउंटिंग कंसेप्ट, डेबिट क्रेडिट सब गया बेकार। मैं तो इतना समझता हूं कि जहां राम का अकाउंट 1000 से डेबिट होना चाहिए था, आपने उसको कितने से कर दिया? 10 से। 9000 से एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया। अब एक्स्ट्रा डेबिट किया है तो उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसको क्रेडिट। तो राम का अकाउंट 9000 से क्या करोगे? क्रेडिट। और सेल्स का अकाउंट भी जहाँ 1000 से क्रेडिट होना चाहिए था उसको आपने 10,000 से क्रेडिट कर दिया है, तो उसको भी सुधारने के लिए आप 9000 से क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 9000। क्योंकि वहाँ जाके सिर्फ एक जीरो कट करना मुझे अलाउड नहीं है। उस एक जीरो के चक्कर में मुझे एक एंट्री और पास करनी पड़ी। ये समझ में आया आपको? क्लियर है? ओके। अब गलतियाँ समझते हैं। गलती तो कहीं भी हो सकती है, हमने उस गलतियों को कैटेगराइज किया है। ये आपके 11th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, मैं तो फिर भी पढ़ाता हूँ, उस टाइम पे भी मैं ये चार्ट बनाता हूँ, लेकिन 11th के सिलेबस का नहीं है, ये आपके फाउंडेशन का सिलेबस का है। टाइप्स ऑफ एरर। पहला एरर है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब जो अकाउंटेंट है उसको अकाउंटिंग की फंडामेंटल नॉलेज ही नहीं है, उसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हिले हुए हैं, मतलब उसको समझ में ही नहीं आता कौन सी चीज़ असेट है और कौन सी चीज़ एक्सपेंस है, कौन सी चीज़ इनकम है, कौन सी चीज़ लाइबिलिटी है, उसको यही समझ में नहीं आता। वो क्या करता है बेवकूफ़, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को या तो कैपिटल मान लेता है या कैपिटल को रेवेन्यू मान लेता है, वाइस वर्सा। एग्जाम्पल, मैंने बिल्डिंग में पेंटिंग करवाई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया, रेवेन्यू। उस बेवकूफ़ ने रिकॉर्ड क्या कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। उसने अमाउंट कहाँ जा चढ़ाया? बिल्डिंग में। मतलब ये तो क्या हो गया? कैपिटल, असेट की वैल्यू में ऐड कर दिया तूने। तो ये तो क्या है, उसको पता ही नहीं था, उसको लगा यही सही है। एक होती है गलती जो होती है गलती से, और एक होता है नॉलेज की कमी। उसको पता ही नहीं है कि ये अकाउंट कहाँ जाना चाहिए था रिपेयर्स में, वो गलती से नहीं, उसको लगा कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कहाँ ले गया वो? बिल्डिंग में। समझ में आया? तो ये तो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब आप इस टाइप्स ऑफ एरर को हम एक अगले एक्सटेंट तक लेके जाते हैं। अगले एक्सटेंट तक पहुंचने के लिए पहले आप मुझे ये बताओ, आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आता है? आता है ना? LHS और RHS। आपको ट्रायल बैलेंस पे डेबिट क्रेडिट समझ में आता है? आपको ट्रायल बैलेंस समझ में आता है? आपको ये बात समझ में आती है कि सब कुछ सही हो तो ट्रायल बैलेंस एंड में क्या होना चाहिए? टैली। ये बात पता है ना आपको? सब कुछ सही हो तो ट्रायल बैलेंस एंड में टैली होना चाहिए। मैं प्रूफ करूंगा इस चीज़ को, मानो नहीं कर देता हूं प्लीज़, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा अपन को। शुरू से लेके आखिरी तक सबसे पहले राम को मैंने गुड सेल करे 1000 के, तो एंट्री होगी राम टू सेल्स 1000। जर्नल में डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। फिर इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? लेजर में। लेजर में राम अकाउंट में कहाँ जाएगा? डेबिट साइड 1000। और सेल्स अकाउंट में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड 1000, है ना? मतलब लेजर में भी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। फिर इन दोनों के क्या निकलेंगे? बैलेंस। और बैलेंस निकलेंगे तो क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस, है ना? ट्रायल बैलेंस बनेगा तो राम का अकाउंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस। कितने से? 1000 से। और सेल्स का बैलेंस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। कितने से? 1000 से, है ना? सब जगह सब कुछ मैंने सही किया है, तो एट द एंड डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो ही जाएगा ना मेरा।
और होगा ही सही। यार इस चीज़ का तो मैं हमेशा से ख्याल रख रहा हूँ, शुरू से लेकर आखिरी तक कोई सा भी अकाउंटिंग प्रोसेस हो, सब में मैं डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट तो कर ही रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना ही चाहिए। तो अब हम क्या समझेंगे कि आपने कहाँ पे कौन सी गलती करी जिससे ट्रायल बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट किया होगा, कि आपने गलती करी यहाँ, उससे ट्रायल बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट आया होगा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, ये आपको मुझे जज करके बताना है। मैं गलती बताऊंगा, आप गलती को विजुअलाइज करना, उस गलती को प्रोसेस करना और मुझे बताना कि ट्रायल बैलेंस टैली हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। 2 चाबी है, मत ढूंढो, रहने दो, मैं सीसीटीवी में देख लूंगा क्या बात कर रहे हैं अपन। मैं गलती बताऊंगा, आप उस गलती को प्रोसेस करोगे और एंड रिजल्ट बताओगे ट्रायल बैलेंस टैली हुआ कि नहीं हुआ। गलती पूरी मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। जैसे पहली गलती, एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। उस बेवकूफ़ ने, उसको तो पता ही नहीं था ना क्या रिपेयर क्या बिल्डिंग, उसने एंट्री पास कर दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। जहाँ रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था उसके बदले में उसने किसको डेबिट कर दिया, बिल्डिंग को। ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा वाले कौन कौन है और होगा वाले कौन कौन है, कौन कौन कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, प्लीज़ हैंड रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी सब कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ डेबिट और क्रेडिट से टैली होता है। आपको रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 10,000 से, आपने रिपेयर को तो डेबिट किया ही नहीं। रिपेयर के बदले में किसको डेबिट कर दिया, बिल्डिंग को, तो अमाउंट तो डेबिट में ही गया है। यूँ मान लो राम की बजाय एंट्री किसकी कर दी, रावण की कर दी, यही तो हुआ। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स के बजाय एंट्री किसकी कर दी, रावण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो अमाउंट तो डेबिट में ही गया है, राम के बजाय रावण के अकाउंट में। टैली में ट्रायल बैलेंस में भी राम की बजाय किसका नाम आ जाएगा, रावण का। अमाउंट तो डेबिट का डेबिट में ही रहेगा, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, है ना। तो अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो उसमें होता ही क्या है सर, रेवेन्यू को या तो कैपिटल मान लिया या कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया। बिल्डिंग खरीद के लाए थे, रिपेयर लिख दिया, रिपेयर किया आया था, बिल्डिंग लिख दी, तो डेबिट का अमाउंट तो डेबिट में ही रहा, क्रेडिट का अमाउंट तो क्रेडिट में ही रहा। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट की गलती नहीं रहती, इसमें सिर्फ अकाउंट की गलती रहती है कि एक्स की बजाय वाई अकाउंट मैंने यूज़ कर लिया। हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस विल टैली, कि ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, हमारा टैली हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर में। सबसे पहली एरर क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि मतलब ये गधा था साला, इसको पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। और अब हम थे, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम तो इंसान है ना सर, वो गलती किससे होती है, इंसान से। तो अब जो गलती है वो कौन सी है, क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर मतलब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, एक क्लर्क वाला काम कर रहे हैं, मैनुअल वर्क कर रहे हैं, एंट्रीज चढ़ाते हैं अपन, तो अब पूरे दिन काम कर रहा हूँ तो दिन भर में 1-2 गलती तो हो ही जाएगी, तो उसको अपन बोलते हैं क्लैरिकल एरर। जानबूझ के नहीं करी, किसमें करी हुई है, अनजाने में हुई। 1 0 ज़्यादा लग गया, 1 0 कम लग गया, राम के बजाय रावण सेलेक्ट हो गया। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में से जब मैं राम पे आ रहा था तो गलती से रावण पे आके एंटर दब गया, तो गलती से हुई है। अब ये जो अजान चूक में गलती हो जाती है, क्लरिकल एरर्स को उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, भाई भाई ओमिशन कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, ये जादू है, दिखेगा समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, कंपनसेटिंग एरर 1 by 1। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब ओमिट कर देना, ओमिट कर देना मतलब भूल जाना, चूक जाना। सर हम भूल गए, कैसे भूल गए, मैं फटाफट सेल्स की एंट्री पास कर रहा था, तो मेरे पास सेल बुक थी, मतलब बिल बुक थी मेरे पास, उससे मैं एंट्री पास कर रहा था, तो जल्दी में एक साथ 2 पन्ने पलट गए। अब एक साथ 2 पन्ने पलट गए तो जो दूसरा वाला पन्ना एक्स्ट्रा पलट गया उसकी तो एंट्री पास ही नहीं हुई, तो ये क्या हुआ, एरर ऑफ ओमिशन। गलती से एक ट्रांजेक्शन ही क्या हो गया, रिकॉर्ड होने से ओमिट हो गया। अब एरर ऑफ ओमिशन 2 तरीके का होता है, एक कंप्लीट ओमिशन जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, सर 2 पन्ने पलट गए तो जो दूसरा वाला पलटा उसकी एंट्री पास हुई ही नहीं, है ना, पूरा ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं हुआ,
क्या बोलेंगे इसको? कंप्लीट ओमिशन। अगला, सर ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन जब मैं उस ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट कर रहा था ना, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिकॉर्ड तो हो गया था, लेकिन जब मैं इसको लेजर में पोस्ट कर रहा था तो राम की तो पोस्टिंग कर दी, सेल की पोस्टिंग भूल गया। तो इसको बोलते हैं अपन पार्शियल ओमिशन। जब अमाउंट ना डेबिट में जाए ना क्रेडिट में जाए उसको बोलते हैं अपन कंप्लीट ओमिशन। और कोई एक अमाउंट चल जाए दूसरा वाला नहीं जाए उसको बोलते हैं अपन पार्शियल ओमिशन। डन? थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। मैनुअल सिस्टम में जहां अपन, आप लोगों ने देखी है मैनुअल बुक्स, देखी है आप लोगों ने? रेड कलर की बुक्स होती है, सिलाई लगी हुई गत्ते पे, हाँ, एक यूं होती है और एक यूं होती है, हाँ देखिए आप लोगों ने। तो जो मैनुअल बुक्स होती है उसमें जर्नल भी हम ही करते हैं, लेजर में पोस्टिंग भी हम ही करते हैं, बैलेंसिंग भी हम ही करते हैं और ट्रायल बैलेंस भी हम ही बनाते हैं। सब मैनुअल होते हैं। लेकिन कंप्यूटराइज में तो क्या होता है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी होती है, बाकी प्रोसेस पूरा अपने आप हो जाता है। तो आप सोचो, मैनुअल में तो दोनों के चांसेस हैं। हो सकता है मैं रिकॉर्ड करना भी भूल गया हो, या फिर रिकॉर्ड कर लिया हो, कोई एक चीज़ पोस्ट करना भूल गया हो, तो कंप्लीट के भी चांसेस है और पार्शियल के भी चांसेस है। लेकिन कंप्यूटराइज में पार्शियल के चांसेस नहीं है। सोचो आप, कंप्यूटराइज में पार्शियल के चांसेस है ही नहीं। या तो आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे या नहीं करोगे। आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी तो फिर तो लेजर में पोस्टिंग, उसकी बैलेंसिंग और समराइजेशन वो तो सब अपने आप ही कर देता है ना, और वो तो गलती करेगा नहीं। तो कंप्यूटराइज में ज़्यादातर चांसेस किसके हैं? कंप्लीट ओमिशन के। तो यार वो एंट्री तो हम ही चढ़ा रहे थे, 2 पन्ने पलट गए तो वो तो रह ही जाएगी ना, तो कंप्लीट ओमिशन के चांसेस हैं। अब आप दोनों गलती मैंने अच्छे से समझा दी। एक, ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक हो गया कोई एक साइड पोस्ट नहीं हुई। कौन से वाले में ट्रायल बैलेंस टैली होगा और कौन से वाले में ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, या दोनों में ही हो जाएगा या दोनों में ही नहीं होगा? सबसे पहले लेते हैं अपन कंप्लीट ओमिशन। क्या आप एंट्री ही रिकॉर्ड करना भूल गए तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली होगा कि नहीं होगा? कभी भी आंसर इंस्टेंट नहीं देना, सोचना, इसीलिए तो ये मेहनत करिए। कौन कौन कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? हैंड रेज करो। क्वेश्चन ये है कि मैं कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गया, आइदर सेल का या परचेज का। अभी एग्जांपल ले रहे हैं सेल का, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000, मैं ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गया, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा वाले कौन कौन बचे? अब अली हसन तू तो बोल ही रहा है नहीं होगा। नहीं होगा ना? होगा ना यार। क्यों? ना अमाउंट डेबिट में गया ना अमाउंट क्रेडिट में गया। जब एंट्री पास नहीं हुई तो पोस्टिंग भी नहीं होगी, पोस्टिंग ही नहीं हुई तो फिर ट्रायल बैलेंस में भी ना राम के सामने 1000 रुपये गया ना सेल के सामने 1000 रुपये गया, दोनों जगह अमाउंट गया ही नहीं, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब आप समझ गए हो, अगर पार्शियल ओमिशन होगा तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि एक साइड अमाउंट जाएगा दूसरी साइड अमाउंट नहीं जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। डन? पानी की तरह पैसा बहाया तो इस्तेमाल तो करेंगे ना अपन, है ना? ओके। कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस विल टैली, पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। एरर ऑफ कमीशन पे जाए, बहुत सारे एरर्स हैं, बाद में जाएंगे। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? कौन समझाएगा मुझे? वर्ड से समझने की कोशिश करना। कंपनसेटिंग एरर, ऐसी गलतियां जो एक दूसरे की गलती को कंपनसेट कर देती है। कंपनसेट कर देती है मतलब ऐसा नहीं है कि गलती का इफेक्ट ही एलिमिनेट कर देती है। कंपनसेट करती है मतलब एक ऐसी गलती जिसने दूसरी गलती के ऊपर पर्दा ढक दिया। अगर ये वाली गलती नहीं होती तो शायद मैं इस गलती को पकड़ लेता, लेकिन गलती क्या हुई? एक और गलती होने की वजह से ये दोनों गलती ने मिलकर ट्रायल बैलेंस टैली कर दिया और अब मैं गलती पकड़ ही नहीं पा रहा। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मैंने राम को भी सेल करा, रावण को भी सेल करा।
कितने का? दोनों को 10,000 10,000। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रावण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 10,000 10,000। डन। गलती क्या होगी? राम के अकाउंट में 10,000 के बदले में कितना लिख दिया? 1,000। एंट्री सही करी, लेकिन अमाउंट कितना लिख दिया? 1,000। तो सेल्स में तो अमाउंट पूरा 10,000 गया है, पर राम के अकाउंट में 10 के बदले में कितना गया है? 1। तो ट्रायल बैलेंस में 9 का डिफरेंस आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? है ना? ट्रायल बैलेंस में 9,000 का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में राम अकाउंट तो पहुंचेगा 1,000 से और सेल्स अकाउंट पहुंचेगा 10,000 से, तो ट्रायल बैलेंस सेल ही नहीं होगा। अब अगर ये सिर्फ गलती राम में होती तो ट्रायल बैलेंस सेल ही नहीं हो रहा है, मुझे गलती समझ में आ जाती कि कहीं ना कोई गलती है। लेकिन मैंने एक गलती और कर दी। मैंने क्या गलती कर दी? कि रावण को भी 10 के बदले में कितना लिख दिया? 19 लिख दिया। 10 के बदले में 19 लिख दिया, मतलब जहाँ रावण का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितने से? 10 से, उसकी एंट्री कर दी मैंने कितने से? 19 से। अब अगर सिर्फ रावण की गलती होती तो वापस से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, लेकिन गलती राम में भी है, रावण में भी है, तो ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? टैली। वहाँ 10 के बदले में 1 गया, यहाँ 10 के बदले में 19 गया। 1 और 19 कितना हो गया? 20। 10 और 10 कितना हो रहा था? 20। तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा मेरा? टैली। पर क्या गलती एग्जिस्ट नहीं करती क्या? गलती तो एग्जिस्ट कर रही है ना, लेकिन एक गलती ने दूसरी गलती पे क्या कर दिया? पर्दा ढक दिया। समझ में आया? इसको बोलते हैं अपन कंपनसेटिंग एरर। ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, कंपनसेटिंग एरर बोले ही इसीलिए रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं कि एक ने दूसरे को कंपनसेट किया और ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया भाई साहब। डन। पर गलती एग्जिस्ट करती है। राम जिससे हमें 10,000 लेने हैं उसका बैलेंस 1,000 पड़ा हुआ है, और रावण जिससे 10 लेने हैं उसका बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 19। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? रेक्टिफाई भी सिखा दूं, तुम लोग झेल पाओगे। राम का अकाउंट डेबिट होना था 10 से, कितने से हुआ? 1 से, तो 9 से और डेबिट करना पड़ेगा। राम अकाउंट डेबिट 9,000। रावण का अकाउंट डेबिट होना था 10 से, कितने से हो गया? 19। एक्स्ट्रा डेबिट हो गया, उसको सुधारने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू रावण अकाउंट 9,000। क्लियर? ओके। नतीजा क्या निकला सर? कंपनसेटिंग एरर में भी ट्रायल बैलेंस विल टैली। अगला, अब मैं ट्रायल बैलेंस विल टैली और नॉट टैली के नाम पे सिर्फ राइट और रॉन्ग लगाऊंगा। जहाँ राइट लग गया वहाँ ट्रायल बैलेंस विल टैली, जहाँ क्रॉस लग गया वहाँ ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। अब है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन को अपन बोलते हैं अदर एरर। अब जितनी भी एरर बची ना, वो सारी एरर्स क्या कहलाएगी? एरर ऑफ कमीशन। वॉट एवर मे बी द एक्सटेंट। आपने अमाउंट गलत लिखा हो, आपने अकाउंट गलत लिखा हो, आपने साइड गलत लिखी हो, आपने टोटलिंग गलत कर दी हो, सब कुछ कहाँ चल जाता है? एरर ऑफ कमीशन में। पहली गलती, राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन सेल्स, सॉरी सेल्स नहीं है, सब्सिडरी है, सब्सिडरी बुक। ये लग सेल्स रहा है मेरी प्यारी सी हैंड राइटिंग में। आपने सब्सिडरी बुक में ही गलत अमाउंट लिख दिया। ट्रायल बैलेंस विल टैली और नॉट। मतलब अपन सेल्स बुक बना रहे थे, सब्सिडरी बुक में एग्जांपल लेते हैं, अपन सेल्स बुक बना रहे थे। राम को मैंने सेल्स किया कितना? 10,000। गलती से वहाँ पे सेल्स बुक में क्या लिख दिया मैंने? 1,000। प्रोसेस करना है, वहीं मत चल जाना, तुक्का नहीं मारना है। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, लेकिन तुक्का नहीं मारना। आपको प्रोसेस करना कि यार अगर मैंने सेल्स बुक में ही राम का अकाउंट 1,000 लिखा है तो टोटल पे क्या इम्पैक्ट आया होगा, लेजर के अकाउंट्स में क्या इम्पैक्ट आएगा, ट्रायल बैलेंस में क्या इम्पैक्ट आएगा। ट्रायल बैलेंस विल टैली और नॉट? प्रथम विल टैली। कैसे? आंसर सही है तेरा, ट्रायल बैलेंस विल टैली। धीरे धीरे एक्सप्लेन कर, कोई बात नहीं। हाँ, करेक्ट। अब इसके जो इसने बोला है उसको मैं अदर वर्ड्स में समझा दूं।
डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। यहाँ पे बीच में एक राम की एंट्री थी जो 10,000 से होनी चाहिए थी, मैंने कितनी कर दी 1,000 से। अगर ये राम का ट्रांजैक्शन नहीं होता तो सेल्स बुक का टोटल आ रहा था 90। राम का ट्रांजैक्शन नहीं होता, अदर ट्रांजैक्शन होते तो अदर ट्रांजैक्शन का टोटल कितना आ रहा था, मान लो 90। अब अगर मैं ये अमाउंट करेक्ट लिखता, 10,000 से लिखता तो टोटल कितना आता, 1 लाख, पर मैंने ये कितने से लिख दिया, 1 से। अब मैंने अमाउंट ही गलत लिख दिया तो टोटल भी क्या हुआ होगा, गलत। कितना गया होगा, 91,000। क्लियर है। अब सेल्स अकाउंट क्या होता है, सेल्स का नेचर क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में भी क्या जाएगा 91, और पार्टीज का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट साइड में भी कितना जाएगा 91। डन। तो क्रेडिट में भी 91, डेबिट में भी 91, ट्रायल बैलेंस विल टैली। क्योंकि आपने जो पहला अमाउंट रिकॉर्ड किया वही गलत हुआ तो सारी चीज़ें ही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, मानो समझ में आ रहा था। एक बार और बताऊँ, सबको समझ में आ गया कि अगर 90 टोटल आना था, मैं यहाँ 10 लिखता तो 1 लाख टोटल आता, सेल्स में भी 1 लाख, पार्टीज़ में भी 1 लाख। मैंने यहाँ 1 लिखा तो टोटल 91 हो गया, तो सेल्स में भी 91, पार्टीज़ में भी 91, ट्रायल बैलेंस विल टैली। क्लियर, ओके। तो ट्रायल बैलेंस विल टैली। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। कास्टिंग मतलब टोटलिंग, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग। ओवर कास्टिंग मतलब टोटल आपने ज़्यादा लगा दिया, अंडर कास्टिंग मतलब टोटल आपने कम लगा दिया, है ना। अब यहाँ आओ, किसकी बात कर रहा है ये, सब्सिडरी बुक की कास्टिंग, मतलब सब्सिडरी बुक का टोटल आपने गलत लगाया। इट मीन्स मैंने एंट्री तो बिल्कुल सही पास करी थी 10,000 से, पर टोटल करते समय 1 लाख के बदले में कितना लिख दिया, 91 लिख दिया। अब ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेल्स के अकाउंट में तो क्रेडिट साइड कितना जाएगा 91, पर पार्टीज के अकाउंट में तो मैंने सही अमाउंट लिखा है, तो पार्टीज के अकाउंट में तो पूरा जाएगा 10,000 और 90,000। तो डेबिट साइड में तो पहुंचा 1 लाख और क्रेडिट साइड में पहुंचा 91,000। ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। क्लियर। सर आ गए शायद, सर आ गए क्या, हाँ, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इनटू लेजर। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इनटू लेजर मतलब मैंने यहां भी सही लिखा 10,000, टोटल भी बिल्कुल सही करा 1 लाख, लेकिन पोस्टिंग करने में गलती कर दी। यहां का तो बिल्कुल सही पहुंचाया 1 लाख, लेकिन यहां पे 10,000 के बदले में कितना लिख दिया, 1,000 लिख दिया। अब ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या, नहीं ना, एक जगह तो सही अमाउंट गया है, एक जगह गलत अमाउंट गया है, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। डन। समझा पा रहा हूं मैं, हाँ, सिंपल है ये चीज़ है। टीना आपको समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट। गलती किसकी है, पोस्टिंग, और पोस्टिंग की गलती में तो ट्रायल बैलेंस टैली हो ही नहीं सकता। आप समझो, जब से मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब से मैं आपको समझाऊंगा, बेटा एक गलती होती है किसमें, रिकॉर्डिंग में, एक गलती होती है किसमें, पोस्टिंग में। आपने अमाउंट गलत रिकॉर्ड किया है तो सारी चीज़ें गलत चली जाएंगी, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पोस्टिंग गलत किया है, कैसे पोस्टिंग किया कि सर टोटल लिखा 1 लाख, बिल्कुल सही पोस्ट किया। अब ये जो राम के 10,000 थे वो डेबिट साइड में जाने थे, आपने 10,000 कहाँ लिख दिए, क्रेडिट साइड में। करी कि नहीं करी गलती। अब आपके क्रेडिट साइड में तो 1,10,000 पहुंच गए और डेबिट साइड में तो 90 ही पहुंचे, ट्रायल बैलेंस कहाँ से टैली होगा, डबल का डिफरेंस आएगा। जितने की गलती है उससे डबल का डिफरेंस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपने अमाउंट कहाँ लिख दिया, गलत साइड में लिख दिया। तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। लास्ट, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर मतलब सब कुछ सही था, पोस्टिंग भी बिल्कुल सही थी, गलती कहाँ हुई, रॉन्ग कास्टिंग, टोटलिंग ऑफ लेजर। लेजर के किसी अकाउंट को टोटल करने में आपने गलती कर दी, इसका बैलेंस गलत निकाल दिया। तो अब गलती तो किसी एक जगह ही हुई है, सिर्फ एक का बैलेंस क्या गया है, गलत गया है, तो ट्रायल बैलेंस कैसे टैली हो जाएगा आपका, है कि नहीं। क्रेडिट साइड में तो पूरा 1 लाख गया है,
लेकिन डेबिट साइड में 10,000 90 के बदले में 10 तो गया, 90 के बदले में कुछ उल्टा ही अमाउंट चला गया। 91, 92, 3, 92, 85 कुछ भी गया, पर 90 नहीं गया। तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या आपका? नहीं होगा। डन, क्लियर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी। अगर शाम तक भी ये इमेज आपके व्हाट्सएप पे नहीं आती है तो आप एक रिमाइंडर छोड़ दोगे 4 बजे से पहले 4 बजे के बाद इमेज नहीं मिलेगी। 4 बजे से पहले आप कोई भी, आप में से कोई भी रिमाइंडर छोड़ देगा। रिमाइंडर के बदले में आप वर्षा मैम को फ़ोन कर दोगे तो काम और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।